बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड डे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिगरेटिव एनालिसिस, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिली डिकिंसन। लेकिन आज हमने इस पोएम में जस्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करनी है। वी विल नॉट डिस्कस एक्सप्लेनेशन or themes or central ideas or anything else used in the poem। आज हमने जस्ट इसके फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करनी है कि एमिली डिकिंसन ने कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोइम में यूज किए हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये ओरिजिनल टेक्स्ट है पोइम का। द पोइम कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टेंजाज एंड ईच स्टेंजा इज अ क्वार्ट्रेन, यानी हर स्टेंजा 4 लाइंस पर मुश्तमिल है और जो 4 लाइन का स्टेंजा होता है उसे हम क्वार्ट्रेन कहते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम आज इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाएंगे, इसके एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे, बट हमने आज इसमें जस्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करनी है, इसके फिगरेटिव एनालिसिस की बात करनी है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोइम। अब हमारे पास इस पोइम में फिगर्स ऑफ स्पीच की हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिगर्स ऑफ स्पीच एंड बिटवीन लिटरल लैंग्वेज। हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज है, एक है फिगरेटिव लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज लिटरल लैंग्वेज। सबसे पहले डिफरेंस समझना है कि फिगरेटिव और लिटरल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। फिगरेटिव लैंग्वेज और लिटरल लैंग्वेज, देखिए, लिटरल लैंग्वेज जो होती है ये हमें हमेशा एक्चुअल मीनिंग देती है, डिक्शनरी मीनिंग देती है, इसमें कोई हिडन मीनिंग्स नहीं होते, ये हमेशा एक्चुअल मीनिंग देगी। लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग होंगे, इसमें कोई हिडन मीनिंग्स नहीं होंगे। अब अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं कि व्हाट इज फिगरेटिव लैंग्वेज, तो फिगरेटिव लैंग्वेज हमें अक्सर हिडन मीनिंग्स देती है, हमें इमेजिनेशन की तरफ ले जाती है, जबकि जो लिटरल लैंग्वेज होती है वो हमें फैक्ट्स दिखाती है, हकाइक की बात करते हैं, और इधर हम यूं कह लें कि इमेजिनेशन की बात करते हैं। तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, दे आर बेस्ड अपॉन फिगरेटिव लैंग्वेज। Figures of speech are based upon figurative language, and figurative language is far beyond from the literal language। यानी लिटरल लैंग्वेज और फिगरेटिव लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इट इज फॉर बियॉन्ड फ्रॉम द लिटरल लैंग्वेज। फिगर्स फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली डिपेंड कर रही हैं फिगरेटिव लैंग्वेज में, और अब हमारे पास ये डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इस पोइम में यूज हुए हैं। सबसे पहले है सिमिली। अब सिमिली को पहले समझते हैं कि सिमिली क्या होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पोइम में कौन से सिमिली यूज हुए। देखिए, सिमिली इज एन एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीन इट्स क्लियर कंपैरिजन, clear comparison between two unlike things। unlike things के दरमियान कंपैरिजन है by using words as and like। देखिए, सिमिली में हमेशा like और as इस्तेमाल होना है, और ये दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान कंपैरिजन होता है। उर्दू में हम इसे तशबीह कहते हैं। इट्स एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, और इसमें हमेशा एज और लाइक इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहते हैं ही इज लाइक मून, वो चांद की तरह है, वो चांद जैसा है।
He is as fast as a runner, he is as fast as a horse. सिमिली की एग्जाम्पल है. जैसे आई वांडर लॉनली लाइक अ क्लाउड, सिमिली की एग्जाम्पल है. तो अब हमारे पास ये जो पोइम है, इसमें इमिली डिकिंसन ने सिमिली यूज की है कि दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स, यानी शी इज कंपेयरिंग द बर्ड्स आईज टू स्मॉल बीड्स. वो परिंदे की आंखों को छोटे या फ्राइटेंड बीड्स से कंपेयर कर रही है. तो ये सिमिली की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन इज मेटाफर. देखिए, मेटाफर भी लाइक सिमिली, ये भी एक कंपैरिजन है. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपैरिजन, बट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस. ये कंपैरिजन है, लेकिन ये डायरेक्ट रेफरेंस है. आप इसे कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट रेफरेंस है. अब डायरेक्ट रेफरेंस से क्या मुराद है? देखिए, सिमिली में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, मेटाफर में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हमने डिस्कस किया कि सिमिली में हमेशा लफ्ज एज और लाइक इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो मेटाफर है इसमें कभी भी लाइक और एज इस्तेमाल नहीं होगा. तो इट इज अ डायरेक्ट रेफरेंस. हम दूसरे अल्फाज में यह भी कह सकते हैं कि अगर हम सिमिली में से लाइक और एज खत्म कर रहे हैं, तो पीछे हमारे पास मेटाफर बच रहा है. मेटाफर इज अ डायरेक्ट रेफरेंस. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ही इज लाइक मून. अब अगर हम इसमें से लाइक खत्म कर देते हैं और हम कह देते हैं ही इज मून, तो अब हमारे पास ये ही इज मून जो है, ये एग्जांपल बच गई है मेटाफर की. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास मेटाफर. अब पोइम में अगर हम बात करें तो ही स्टिर्ड हिज वेलवेट हेड. ये देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है जी, ये अंडरलाइन में कर रहा हूं, वेलवेट हेड, यानी ही इज कंपेयरिंग द बर्ड्स हेड टू वेलवेट. वेलवेट यानी बड़ी सॉफ्ट है, मुलायम है, मखमल जिसे हम कह रहे हैं. अब ये क्या इंप्लाई कर रहा है? इट इंप्लाइज स्मूथनेस. स्मूथनेस की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट रेफर कर दिया. ही स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड. अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि लाइक वेलवेट हेड. लाइक का एज आ जाता तो फिर ये सिमिली बन जाता. लाइक एज नहीं है, डायरेक्ट रेफर किया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेटाफर कहेंगे. नेक्स्ट वन, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन लिविंग थिंग्स. कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या आइडियाज जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को दे देनी है, इनएनिमेट थिंग्स को दे देनी है, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी भी और चीज को दे रहे हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है. अब इसमें पर्सोनिफिकेशन भी होगी और अमॉर्फिज्म भी होगी. दोनों चीजें हमारे पास इस पोइम में पाई जाएंगी. पर्सोनिफिकेशन भी. पर्सोनिफिकेशन तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पर्सोनिफिकेशन जो है ये इंसानी खसूसियात किसी भी बेजान चीज को दे देना, इसे हम पर्सोनिफिकेशन कह रहे हैं. लेकिन अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. इसके स्पेलिंग देखिएगा, ये मैं लिख रहा हूं जी, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. अब डिफरेंस समझना है जी आपने पर्सोनिफिकेशन में और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में. पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया कि इंसानी खसूसियात हम बेजान चीजों को दे रहे हैं, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कह रहे हैं. जैसा कि अगर हम इस पोइम में बात करें कि तो बर्ड जो है उसे ह्यूमन एक्शंस करते हुए डिस्क्राइब किया जा रहा है, लाइक ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो दी जा रही है. हॉपिंग है, रिकग्नाइजिंग डेंजर है.
तो ये पर्सोनिफिकेशन। अब बेसिकली हम इसे, क्योंकि ये बर्ड हम कहेंगे लिविंग है, और मैंने अभी पर्सोनिफिकेशन को डिस्क्राइब किया कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम दे रही हैं ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स को दे रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। जबकि हमारे जहन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बर्ड तो नॉन लिविंग नहीं है, तो फिर इसके लिए हम ये स्पेसिफिक टर्म यूज कर सकते हैं, ये भी फिगरेटिव स्पीच है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। अब एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो है, इट इज एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर टू एनिमल्स आर ऑब्जेक्ट्स। एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे हम इसमें, कि अगर हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या आइडियाज या बिहेवियर किसी भी एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो फिर हम उसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। तो होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन और एंथ्रोमॉर्फिज्म में, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस होगा। पर्सोनिफिकेशन यानी अगर टोटली वो नॉन लिविंग है, ठीक है, तो फिर हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। लेकिन अगर वो लिविंग है या एनिमल आ गया, और लेकिन करेक्टरिस्टिक ह्यूमन ही है, और ह्यूमन करेक्टरिस्टिक फिर हमने उस एनिमल को दे दी है, जैसे बर्ड को दे दी है कि बर्ड ड्रिंकिंग, ईटिंग, हॉपिंग, रिकॉग्नाइजिंग डेंजर, ह्यूमन एक्शन कर रहा है, तो इसको हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज इमेजरी। इमेजरी एक विविड इमेज है, विविड मेंटल इमेज क्लियर करना, बनाना, इसे हम इमेजरी कहते हैं। अब जो इमिली डिकिंसन है, ये विविड इमेज क्रिएट कर रही है। इमेजरी जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, तो इसी तरह इमेजरी की 5 टाइप्स भी हैं। अब यहाँ पे जो बर्ड है वो ईटिंग वॉर्म, ड्रिंकिंग ड्यू, वाचिंग इट्स सराउंडिंग्स इंटेंटली, तो ये सारी जो हैं वो इमेजरी की टाइप्स होंगे इस पॉइंट में। नेक्स्ट वन इज इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट है। अब इंजैम्बमेंट क्या होता है जी? इंजैम्बमेंट एक फिगर ऑफ स्पीच है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बहुत सी लाइंस होती हैं ना, देखिए हम कोई भी लाइन लिखते हैं या एक सेंटेंस लिखते हैं, तो इट इज क्लियर कि हम उस सेंटेंस के एंड में या कोई फुल स्टॉप यूज करेंगे, या कॉमा लगाएंगे, या फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, या फिर कॉलन लगाएंगे, या फिर डैश यूज करेंगे, जिस तरह इस पोइम में भी डैशेस का इस्तेमाल किया गया है टू एम्फसाइज, जोर देने के लिए। वैसे डैश का एक बेसिक जो फंक्शन होता है वो मोर एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये एम्फसाइज करने के लिए इमिली ने डैशेस यूज की हैं। अब कुछ लाइंस ऐसी होंगी कि जहां आपको लाइन के एंड में कोई पॉज नजर नहीं आ रहा। यहां पर देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा में ये थर्ड लाइन है। इन द फर्स्ट स्टैंजा ये हमारे पास थर्ड लाइन है, और इस थर्ड लाइन में आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें कोई भी, ये देखिए यहाँ पे कोई पॉज यूज नहीं हुआ। फर्स्ट लाइन है, हमें डैश नजर आ रही, सेकंड लाइन डैश है, थर्ड लाइन कुछ भी नहीं है, फोर्थ लाइन फुल स्टॉप है जी। तो इंजैम्बमेंट क्या हुआ कि जब कोई भी लाइन जो है वो विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी साइन, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम कहते हैं इंजैम्बमेंट। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि अब लाइन के एंड में कोई पॉज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसे हम कह रहे हैं इंजैम्बमेंट है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड देन हॉप साइड वाइज टू द वॉल टू लेट अ बीटल पास, ये भी इंजैम्बमेंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन।
आप उर्दू में इसको तकरार कह सकते हैं, ये रेपिटेशन है। एंड इट इज द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होगी, ठीक है। इसे हम एलिट्रेशन कह सकते हैं, जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग ऑफ सिक्स पेंस। तो यहां पे हमारे पास ये देखिए, ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है, शी सिंग्स सॉन्ग्स सिक्स, हम इसे एलिट्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब पोइम में देखिए जैसे बटरफ्लाईज है, बैंक्स है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एलिट्रेशन की एग्जांपल। अच्छा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में साथ इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि फिर इसमें आगे एजोनेंस भी होता है और इसमें आगे कॉन्सोनेंस भी होता है, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। एजोनेंस और कॉन्सोनेंस भी ये बेसिकली रेपिटेशन ही है, ठीक है। एक वावल की रेपिटेशन है और एक कॉन्सोनेंट की। अब हम इसमें ये भी कहते हैं कि ये भी कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन है, लेकिन याद रखिएगा कि जो एलिट्रेशन होती है ये कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन ही है, लेकिन इसमें जो ये जो साउंड होंगे ना, ये हमेशा स्टार्ट में आएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हमेशा वर्ड्स के स्टार्ट में आ रही है, ये एंड में या दरमियान में नहीं आएंगे। लेकिन जब हम उसको एजोनेंस में ले जाएंगे तो फिर ये वो जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो वर्ड्स के एंड पे भी आ सकते हैं, ठीक है, तो मिड में भी आ सकते हैं, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास एलिट्रेशन नहीं है। तो these figures of speech are used in the poem. Hope you would understand them, and if you have any question you can make a comment. Thank you. Allah Hafiz.